वेलकम टू ऑल माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण 12 प्रश्न और उनके उत्तर। और प्रतियोगी परीक्षा जैसे सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, आरटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और साथ में आप जानेंगे इस वीडियो में भाषा की 10 प्रमुख परिभाषाएं। भाषा की मैं एक परिभाषा बताने वाला नहीं हूँ, आपको 10 परिभाषाएं बताऊंगा और वो 10 की 10 परिभाषा आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मिलेंगी। और ये शायद पहली बार होगा जहां आप 10 की 10 परिभाषाएं एक साथ देखेंगे, एक बार सुनेंगे, ठीक है। और उनमें से आप कोई भी अपने लिए चुन सकते हैं। आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जिस स्टैंडर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, उस स्टैंडर्ड की आप परिभाषा को अपने लिए चुन सकते हैं। सभी के लिए नहीं है। हर स्टैंडर्ड मैंने इसमें ये प्रयास किया है कि जो 5th का बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके लिए भी काम आ सके, 6th का उसके लिए काम आ सके, 12th का उसके लिए काम आ सके, और जो आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम आ सके। तो एक वीडियो में मैंने इतना समावेश करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, भाषा क्या है। देखिए, प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है। भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न है ये कई प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा को किस प्रकार से पूछा जाता है। तो हम पहली परिभाषा देखते हैं। देखिए, भाषा विचार विनिमय का साधन है। पहली परिभाषा है, आप कॉपी पेन लेके बैठें। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी वीडियो जब भी देखें आप कॉपी पेन लेके बैठा करें। तो भाषा क्या है? भाषा विचार विनिमय का साधन है, ठीक है। और अगली परिभाषा देखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप पूरा देखें और आपको भाषा, आज के बाद में भाषा संबंधित वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा है, मानव के विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपने देखी कि मानव के विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा है, वैचारिक विनिमय का साधन भाषा कहलाता है। क्या? वैचारिक विनिमय का साधन भाषा कहलाता है। वैचारिक यानी विचारों, विनिमय कहते हैं आदान प्रदान को, ठीक है। विनिमय माने आदान प्रदान, ठीक है। तो और अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट परिभाषा जो डेफिनेशन है वो क्या है, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। अपने हृदयस्थ भावों को, ध्यान से देखें, अपने हृदयस्थ यानी हृदय के मन भी कह सकते हैं या हृदय भी कह सकते हैं। अपने हृदयस्थ भावों को, ठीक है, भावों को, यह बातों में लिख दिया मैंने और भावों में लिख दिया, ब्रैकेट में मैंने भावों में लिख दिया है, ठीक है, बातों लिख दिया है। तो मैं पढ़ रहा हूं, अपने हृदयस्थ भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या समझाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगली जो डेफिनेशन है वो क्या मैंने बनाई है यहाँ पर, आप देखिए, ये बनाई नहीं है, ये तो विद्वानों के द्वारा है, और ये विद्वानों का नाम है ब्लॉक और ट्रेगर। ब्लॉक और ट्रेगर शब्दों में भाषा परिभाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है। भाष प्रतीकों का तंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। ये ब्लॉक और ट्रेगर के शब्दों में है, ठीक है। नेक्स्ट है, 7वीं परिभाषा है, मैं 6 आपको कंप्लीट कर चुका हूँ, 6 जो डेफिनेशन है वो। 7वीं देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना या बोलना, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। भाषा वह है जिसे बोला जाए, लिखा जाए या सीखा जाए। यानी भाषा वह है जिसे बोला, लिखा एवं सीखा जाता है, ठीक है। ये 7वीं परिभाषा है। 8वीं परिभाषा ये स्वीट के अनुसार है।
स्वीट के शब्दों में है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। क्या है? स्वीट के अनुसार, ध्यान से सुने, स्वीट के शब्दों में है ये, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वीं परिभाषा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो परिभाषा बताऊंगा, 10वीं परिभाषा बताऊंगा, तो ये 9वीं है, सॉरी। भाषा एक ऐसा माध्यम है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा एक ऐसा माध्यम है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, और 10वीं परिभाषा है यहाँ पर, ये स्त्रीत्व के शब्दों में है। ध्यान दें कि भाषा भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क एवं सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको बताई। एक परिभाषा मैं आपको और बोल देता हूँ। देखिए, सिंपल सरल अर्थों में, भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। ठीक है, ये भाषा ही परिभाषा है। अब अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये भाषा संबंध अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है ये। ठीक है, और सेकंड प्रश्न में क्या है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो देखिए दोस्तों, भाषा के यूँ तो 2 रूप ज़्यादा प्रचलित हैं। कौन सा? मौखिक और लिखित। लेकिन एक रूप और है सांकेतिक। तो इस प्रकार से भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो तीनों रूपों को थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा। पहला है मौखिक। ठीक है, ये मौखिक जो है, इसके बारे में हम समझते हैं कि मौखिक क्या है। आप पेन लेके नोट कर सकते हैं। देखिए, मौखिक क्या है, मौखिक बताता हूँ। भाषा के जिस रूप का प्रयोग हम स्वर तंत्री या वाणी की सहायता से करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अगर इस सरल शब्दों में बात करें तो क्या है, हम सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बोलकर प्रयोग की गई भाषा मौखिक कहलाती है, या जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बताएंगे कि जो भाषा है, भाषा का जो मौखिक रूप सबसे पहले हमने प्रयोग किया है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है। ठीक है, इसलिए मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप है। भाषा का मूल रूप भी क्या है? ये मौखिक भाषा है। भाषा, ध्यान रखना, भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। क्यों है? अब ये इसलिए है कि मौखिक भाषा ही सबसे पहले हम सीखते हैं। बच्चे को जैसे हमने बोलना सीखते हैं, कुछ कहना सीखते हैं, तो बच्चे सबसे पहले लिखना नहीं सीखते, वो बोलना सीखते हैं अपनी माँ से। ठीक है, एक चीज़ और भी है। पहले एक प्रश्न आता था कि मौखिक भाषा को क्या हम संरक्षित कर सकते हैं? तो उत्तर आता था कि मौखिक भाषा को संरक्षित नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या है, अब ये बात झूठी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि तकनीकी ने इस बात को झुठला दिया है। आज हम मौखिक भाषा को हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो क्या है, इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। अब तो, पहले नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं लिखित भाषा की। देखिए, सिंपल सा है, जैसा कि आपको अच्छे पता चल रहा है। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं? लिखित भाषा। या भाषा का वह रूप जिसमें विचार विनिमय के लिए हम लिखित चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें कि जो लिखित भाषा है वो सदैव मौखिक भाषा के बाद ही सार्थक बनती है। ध्यान रखना, क्योंकि जो लिखित भाषा पहले हम उसे बोलते हैं मौखिक रूप से और फिर उसे लिखते हैं, तो लिखित भाषा सदैव मौखिक भाषा के बाद ही सार्थक होती है। ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। और जो लिखित रूप भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है, ये बात भी है। ठीक है, तो यह भाषा का स्थायी रूप भी कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, तो इसमें आंसर क्या होगा? लिखित भाषा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं
सांकेतिकी। ठीक है, सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कई बार हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम ध्वनि व चिन्हों का प्रयोग न करके शारीरिक संकेतों या हाव भाव का प्रयोग करते हैं, तो भाषा का यही रूप सांकेतिक कहलाता है। या दूसरी भाषा में कहूँ तो जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्योंकि बहुत से व्याकरण शास्त्री जो हैं वो सांकेतिक भाषा को भाषा रूप में स्थान नहीं देते, मान्यता नहीं देते। उसके पीछे उनका तर्क ये रहता है कि जो शारीरिक संकेत हैं वो विकृत अर्थ संप्रेषित कर सकते हैं, इसलिए वो इसको स्थान नहीं देते। समझ आ गया? तो ये तीनों रूप आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। भाषा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, या हिंदी भाषा की लिपि है, ऐसे प्रश्न आते हैं ये एग्जाम में। हिंदी भाषा की लिपि है, ऑप्शन है 4, प्राकृत, देवनागरी, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ये ध्यान रखना, हिंदी भाषा जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। 12 प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो में, और ये आप नोट कर लें। गुरुमुखी लिपि किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, गुरुमुखी जो लिपि है वो किस भाषा संबंधित है? पहला है देवनागरी से, दूसरा है मराठी से, तीसरा है फारसी से, और चौथा है आप देख रहे हैं इसमें पंजाबी से। ठीक है, तो इसमें आप देखिए गुरुमुखी किससे संबंधित है? न तो देवनागरी से है, न मराठी से है, ना ही फारसी से है। किससे है? इससे है, यानी पंजाबी से। ठीक है, ये पंजाबी से संबंधित है गुरुमुखी जो लिपि है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला जो प्रश्न है वो है 5वां। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, या सबसे पहले भाषा का प्रयोग किस रूप में होता है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है ये, यानी दोनों प्रकार से आ सकता है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, या सर्वप्रथम भाषा प्रयोग किस रूप में होता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, लिखित है, सांकेतिक है, मौखिक है, कोई नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आप सोचिए, मुझे 3 सेकंड में बताइए, मैं 3 तक गिनूंगा, आप इसमें से कौन सा आंसर आप मन में सोच लीजिए, और जो फिर मुझे आंसर अपने आप में उसका नंबर 1 दे लीजिए। ठीक है, जैसे 5वां ये सवाल जो कर रहा हूँ, तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस में होता है? सबसे पहले जो भाषा जो होता है वो किस रूप में होता है? तो इसमें आप अपना मन में सोच लिया होगा आपने आंसर। तो आप देखिए सबसे पहले किस में होता है? मौखिक में होता है। किस में होता है? मौखिक। भाषा का सर्वप्रथम जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? मौखिक रूप में होता है, ध्यान रखें। अगला है भाषा साधन है, या इसमें प्रश्न बन सकता है भाषा किसका साधन है? भाषा किसका साधन है? तो इसमें देखिए 5वां प्रश्न है, 6वां। भाषा साधन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का, बोलने का। तो इसमें आपके मैं गिनता हूँ 3 तक, मन ही मन में आप तब तक आंसर सोचें। ठीक है, देखिए 3 पूरे हो चुके हैं। तो भाषा साधन है किसका? अभिव्यक्ति का। किसका साधन है? अभिव्यक्ति का। देखो लिखने का साधन है, लेकिन हम लिख करके भी अभिव्यक्ति करते हैं, बोल के भी अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति अपने व्यक्त करते हैं, अपने आप विचारों व्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्ति का साधन है। लिखने का साधन तो है ही, लेकिन हम इसे आंसर क्या है? सही राइट आंसर क्या है? अभिव्यक्ति साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? देखिए आप सोचें, मैं 3 तक गिनता हूँ। इसे 4 ऑप्शन है, मौखिक, सांकेतिक, व्याकरणिक और लिखित। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? तो अभी इसका आंसर मैंने पहले दिया है, आप समझ गए होंगे। भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी का रूप है, या आधुनिक देवनागरी भाषा का रूप कौन सा है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, देवप्रिय है, पाली है। 3 तक मैं गिनता हूँ, आप मन में सोच लें आंसर। ठीक है, और उसका अपना एक पॉइंट दे सकते हैं। तो खरोष्टी है, या ब्राह्मी है, या पाली है, या देवप्रिय है। तो आपका आंसर आपको ने नोट कर लिया हुआ, और इसका राइट आंसर है ब्राह्मी।
कौन सा राइट आंसर इसका? ब्राह्मी, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर है वो ब्राह्मी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार करता है? या भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो यहाँ मैंने आप उनके नाम भी नोट किए हैं आपके लिए। और कितनी देखिए, ज़्यादातर मशहूर क्या है, प्रसिद्ध क्या है कि हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी भाषाएं जिन्हें राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ हमारे संविधान में। तो ये भाषाओं के नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, पहला है हिंदी, ठीक है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, असमिया है, सिंधी है, बंगाली है, ठीक है, मणिपुरी है ना, तमिल है, गुजराती है, नेपाली है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, बोडो है, कश्मीरी है, पंजाबी है, डोंगरी है, कोंकणी है, संस्कृत है, मैथिली है, संथाली है और मलयालम है। तो ये आपकी 22 भाषाएं हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हिंदी, मराठी, उर्दू, असमिया, सिंधी, बंगाली, मणिपुरी, 8वीं तमिल, 9वीं गुजराती, 10वीं नेपाली, 11वीं तेलुगु, 12वीं कन्नड़, 13वीं उड़िया, 14वीं बोडो और 15वीं कश्मीरी, 16वीं पंजाबी, 17वीं डोंगरी, 18वीं कोंकणी और 19वीं संस्कृत, 20वीं मैथिली और 21वीं संथाली और 22वीं मलयालम। तो आप ये चीज़ इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं के जो नाम हैं वो राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में आते हैं, सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है 22 भाषाओं को। ठीक है, तो आपको ये याद रखें 22 भाषा कौन कौन सी हैं जिनके नाम राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किए गए हैं, यानी हमारे संविधान ने जिन्हें राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये 10वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हिंदी भाषा को कितने प्रतिशत लोग भारत में प्रयोग करते हैं? देखिए, कितने परसेंट लोगों द्वारा हिंदी भाषा को प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ लिखने में करते हैं, कुछ बोलने में करते हैं, दोनों में करते हैं। तो इसमें कितने परसेंट? तो इसमें लगभग 70%, लगभग 70% लोग हिंदी भाषा प्रयोग, जो 70% जो भारतीय हैं वो हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। तो इसका आंसर है। और 11वां है, इसके 12वां एक और प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसमें 11वां है, मुख्य रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों के नाम बताइए, या हिंदी भाषी प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ पर हिंदी को अच्छे से बोला जाता है, समझा जाता है। तो इनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं आपके लिए। तो इसमें देखिए, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, और झारखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। ये जो प्रदेश हैं ये मुख्य रूप से हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहाँ हिंदी को अच्छे से बोला, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं। इसमें संख्या है वो 9 की है, और ये आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें जो मैंने अभी पिछली बार बताया, उसमें बताया था भारतीय भाषाओं को 22 भारतीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है संविधान में। और ये प्रमुख जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनके नाम हैं। और ये देखो, अगला प्रश्न है, विश्व के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है? अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखें, विश्व के कितने विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप सोचें मन में इसका आंसर कि विश्व के कितने विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। मैं 3 तक गिनता हूं और आप अपना आंसर नोट करके देख लें अपनी कॉपी पे। तो आप गिनती पूरी हो गई है। इसका आंसर है, विश्व के लगभग 150 विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। ठीक है, देखिए आंसर है आपको स्क्रीन पे। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये 12 प्रश्न आपको अवश्य पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, मुझे कमेंट के साथ अवश्य बताएं। और आपने इस वीडियो में मेरे साथ दिया, वैसे अपने साथियों में जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिनको उनको भी इसका लाभ मिले। और आप मुझे देखिए, कुछ दोस्त मुझे लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, जिससे मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है, अन्यथा लगता नहीं है कि मैंने कुछ किया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।